हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 9 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेप्स टेकन बाय द यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर जताया जिस तरीके से यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लखीमपुर खीरी वायलेंस में। साथ ही यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है। अब इसके अलावा जो समन किया गया था आशीष मिश्रा को, तो 2 बार समन किया गया, उसके बाद भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ये सारा मैटर चल रहा है लखीमपुर खीरी वायलेंस को लेकर। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नमस्ते टाटा। तो यहाँ पर एयर इंडिया का फाइनली प्राइवेटाइजेशन हो गया है और एयर इंडिया की जो बिड है वो टाटा सन्स जीत गए हैं। तो अब एयर इंडिया का 100% स्टेक्स जो है वो टाटा के पास जा चुका है। तो फाइनली गवर्नमेंट एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करने में सफल हो चुकी है। तो टाटा सन्स विल रीगेन कंट्रोल ऑफ एयर इंडिया एज इट टेक्स ओवर 100% ऑफ द गवर्नमेंट्स स्टेक इन द नेशनल कैरियर, मार्किंग द एंड ऑफ ए प्रोटेक्टेड स्ट्रगल टू सेल द एयरलाइन इन द फर्स्ट स्टेप इन द सेंटर्स मेगा प्राइवेटाइजेशन पुश। एक बार शायद प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि उसमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो एक उसमें ये भी था कि जो एयर इंडिया है वो कब बनी थी। तो कभी कभी इसलिए आपको जो ईयर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी ऐसे क्वेश्चंस टिक मार्क करने में आपको यूज़फुल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, गवर्नमेंट इन 1953 हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द एयरलाइंस फ्रॉम द टाटा ग्रुप विच फाउंडेड द कैरियर एज टाटा एयरलाइंस इन 1932। तो यहाँ पर जो टाटा एयरलाइंस है 1932 में ये बनाया गया था टाटा के द्वारा, लेकिन बाद में 1953 में यहाँ पर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था एयर इंडिया को। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर प्राइवेटाइज हो गया और टाटा ने वापस से यहाँ पर एयर इंडिया को ख़रीद लिया है। तो आपको बस थोड़ा बहुत वेग आइडिया होना चाहिए कि आपने ये कहाँ पढ़ा था, गवर्नमेंट ने कब खरीदा था, कब बेचा था, कि कभी क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आए तो आप वहाँ पर सक्सेसफुली अरेंज कर पाएँ। अब लैंडमार्क इन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि एयर इंडिया के पास बहुत सारे लॉसेस थे, लगभग 60,000 करोड़ के लॉसेस थे। तो ऐसी कंपनी को यहाँ पर प्राइवेटाइज करना मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया इज अ मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द मार्केट्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स दैट इट हैज़ द पॉलिटिकल विल टू बाइट द रिफॉर्म बुलेट। तो इसकी वजह से, इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक मैसेज जाता है टू द मार्केट्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत विलफुल है और वो रिफॉर्म्स आगे कर रही है। जैसे कि एयर इंडिया वाज ऑलवेज अ हार्ड सेल। एयर इंडिया को बेचना हमेशा बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस था, कोलोसल लॉसेस थे। एयर इंडिया को चलाने में लगभग रोज़ 20 करोड़ रुपये जा रहे थे। तो इन डेट डिस्पाइट कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स, तो गवर्नमेंट लगभग 2009-10 के बाद 1.1 लाख करोड़ के फंड फ्यूज़ कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ पर एयर इंडिया लॉसेज ही दे रहा था। तो प्रोसेस वॉज द लेबर ऑफ 9 मंथ्स फॉर ऑफिसर्स। तो यहाँ पर बताया गया कि गवर्नमेंट ने कितनी मुश्किलों से यहाँ पर एयर इंडिया को फाइनली प्राइवेटाइज कर दिया। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मैसेज भी जाता है जो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी की कैसे वो अपने ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बहुत बार बिड्स निकाली थी एयर इंडिया के, लेकिन एयर इंडिया नहीं बिक पा रहा था। तो एक यहाँ पर सक्सेसफुल अटैम्प्ट देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूज़ क्लियर हो गए हों। बाकी यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे क्लैशेस देखे गए हैं इंडिया और चाइना में। तो इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स जॉसल्ड विद ईच अदर बिफोर इंगेजिंग लास्ट वीक नियर द सिनो इंडियन बॉर्डर इन द ईस्ट तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यही है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमारा तिब्बत है। तो यही सब बातें हैं। आगे हम चलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं जो आपको याद रखना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, कौन सी लाइंस डिमार्केट करती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो चाइना के साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि ईस्टर्न बॉर्डर में क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है, वेस्टर्न में क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे युगांडा के साथ तो कभी रिलेशंस नहीं पूछे जाएंगे, ओवरऑल अफ्रीका के साथ रिलेशंस पूछे गए तो वो पूछे गए। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यू डेंजर्स इन कश्मीर। तो अब टारगेटेड किलिंग्स हो रही है सिख्स और हिंदूज़ की, टारगेटेड मिनॉरिटी किलिंग्स हो रही है कश्मीर में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर उन्होंने रीजंस बताएं कि किस वजह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो टारगेटेड टेरर अटैक्स अगेंस्ट मिनॉरिटीज इन कश्मीर मार्क अ डेंजरस बट नॉट एंटायरली अनएंटिसिपेटेड टर्न। तो डेंजरस तो है पर अनएंटिसिपेटेड नहीं है, मतलब ये एंटिसिपेट किया जा सकता था, प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि ऐसे मिनॉरिटी किलिंग्स हो सकती हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर। तो ये साफ होना ज़रूरी है कि टारगेटेड किलिंग्स सिख्स और हिंदूज़ को ही टारगेट किया जा रहा है। तो अब क्यों किया जा रहा है? तो पर्पस यही है कि ये चाहते हैं जो मिनॉरिटीज़ वो डिटर हो जाएं और यहाँ से चले जाएं। तो पर्पस वॉज प्योर टेरर टू ड्राइव आउट एंड डिटर मिनॉरिटीज एंड एक्सप्लॉइट द कम्युनल फिशर्स डेवलपिंग इन इंडिया। अब इससे इंडिया की जो फ्रिजिलिटी है वो एक्सपोज होती है। अटैक्स रिमाइंडर हैं दैट वेरी फ्यू काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजीज की आप कुछ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट लेकर आना पड़ेगा जिसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व हों। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन ये दिया है कि हमें कॉम्प्रहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत है दैट इन्वॉल्व्स ऑल पार्टीज़। इसके अलावा जो टेररिस्ट होते हैं
इट इज़ ईजी टू स्विच टू सॉफ्टर टारगेट्स, ये सिविलियंस को मारना बहुत आसान होता है, बस गए गोली मार दी, तो इट हैज़ बीन सो ईजी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ चुकी, तो अगर नॉर्मलसी आ चुकी तो यहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही है, तो दूसरा ये सवाल पूछा गया। डिस्पाइट द इंटेलिजेंस इनपुट, इट इज़ वंस अगेन प्रूविंग डिफिकल्ट फॉर द स्टेट इन कश्मीर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कश्मीर स्टेट है, भले ही 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देयर कैन बी टू रिस्पॉन्सेज। अब ये जो टारगेटेड माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं, तो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो पहला रिस्पॉन्स तो ये कि हम यहाँ पर टेररिस्ट के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दें। तो अगर हम यहाँ पर टेररिस्ट के लिए कॉम्बिंग शुरू करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें कश्मीर को वापस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रखना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर से लोगों के राइट्स जो होंगे वॉयलेंट, यहाँ पर लोगों के राइट्स वॉयलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कश्मीर है वो बहुत टाइम से लॉकडाउन में चल रहा है। जैसे हम तो पैंडमिक से लॉकडाउन में, लेकिन जब से 2019 में एब्रोगेशन हुआ था 370 का, उसके बाद से वो लोग लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में रह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वापस से टेररिस्ट को यहाँ पर कॉम्बिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर से कश्मीर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में चला जाएगा। तो द फर्स्ट इज डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ कॉम्बिंग फॉर टेररिस्ट इनसाइड कश्मीर, बट गिवन द स्टेट्स रिकॉर्ड्स दीज मेजर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मोर ऑप्रेसिव। तो अगर ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट तो ये हमेशा ऑप्रेसिव होते हैं, और अगर ऑप्रेसिव मेजर्स लिए जाते हैं, अगर हम इमरजेंसी की स्टेट में डाल देंगे कश्मीर को, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो और ज़्यादा एलिनेट हो जाएंगे। तो दीज रिस्पॉन्सिबल्स इंक्रीज पॉलिटिकल एलिनेशन। और दूसरा रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल रिस्पॉन्स कैसे हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ये टारगेटेड माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही है, पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं सपोर्टेड है। तो इफ दैट इज द केस वी हैव वंस अगेन बीन रिमाइंडेड दैट एयर स्ट्राइक, जैसे कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी थी, तो भले ही हम वो सब कर रहे हैं लेकिन वो टेररिज्म की प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है एयर स्ट्राइक करना, ठीक है। तो एयर स्ट्राइक करना यहाँ पर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। इंडियाज पॉसिबल एस्केलेशन अगेंस्ट पाकिस्तान इज नाउ हैम्पर्ड बाय द फैक्ट, हम चाहते भी नहीं हमारा पाकिस्तान के साथ अभी एस्केलेशन हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ ऑलरेडी यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो चाइना हमारी ईस्टर्न फ्रंट पे है ही। अब नेक्स्ट बोला गया है कि दीज अटैक्स प्ले स्क्वेयरली इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा है। द प्लाइट ऑफ हिंदूज एंड नाउ सिख्स इन कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन कम्युनली वेपनाइज्ड। तो हिंदूज को कैसे वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है, फिर सिख्स इन कश्मीर को कैसे वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो किसी तरह इसे कम्युनली वेपनाइज कर दिया गया है। We can all theoretically distinguish between terrorists and other members of the communities to which they belong। तो हम कैसे टेररिस्ट को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने कैसे वेपनाइज कर दिया है रिलीजन के अकॉर्डिंग। फोर्थ, द अबाइडिंग ट्रेजेडी ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इज दैट वी सिंपली डू नॉट हैव अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ सॉलिडारिटी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर ने बोला है कि हम वॉयलेंस को बहुत सेलेक्टिव वॉयलेंस का क्रिटिसिज्म करते हैं, हम सारे वॉयलेंस का क्रिटिसिज्म नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। तो बट द काइंड ऑफ पॉलिटिकल जेस्टर्स दैट डिस्प्ले अ कमिटमेंट टू द आइडिया दैट आर मोर्निंग फॉर विक्टिम्स विल नॉट बी सेलेक्टिव। हम बहुत सेलेक्टिव करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी अगर जैसे मिनॉरिटी किलिंग्स हो रही है तो सब लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी मुस्लिम सिविलियन की डेथ हो तो सब लोग कंडेम नहीं करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पर यूनिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है। तो आर फ्रेमिंग ऑफ द नैरेटिव ऑफ वायलेंस विल नॉट इन्वॉल्व डबल स्टैंडर्ड्स। तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माई कम्युनिटी विक्टिम्स डाइड ऑफ बिगोट्री, योर्स फ्रॉम रूट कॉजेज, तो ये नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, द सिंपल फैक्ट इज दैट कश्मीर स्टिल डज नॉट हैव एवेन्यूज ऑफ नॉर्मल पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन। तो यहाँ पर पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन करना अभी भी कश्मीर में आसान नहीं है। स्टेटहुड अभी भी कश्मीर को मिला नहीं है, उसको स्टेटहुड से स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया था। ओल्डर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो था उसको डीलेजिटिमाइज कर दिया, हाउस अरेस्ट पे डाल दिया था उसके लीडर्स को। तो कश्मीर वॉज नेवर अलाउड द नॉर्मल प्रोसेसेस। तो कश्मीर में कभी नॉर्मल प्रोसेसेस हुए नहीं, उनको कभी मीडिएट करने का मौका ही नहीं दिया। तो अगर कभी मीडिएट करने का मौका नहीं दिया तो ये सारे हम इनके लिए एंटिसिपेटेड होना चाहिए था कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो देयर इज ऑल्सो ट्रिकी इशू अबाउट विच वी आर ऑफन नॉट ऑनेस्ट। पॉलिटिकल वायलेंस जो है इंडिया में, हमें ऐसा लगता है जो इंडिया में पॉलिटिकल वायलेंस उसको हम डेमोग्राफिक से कर देते कि यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम मिनॉरिटी है, इसकी वजह से यहाँ पर वायलेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मिनॉरिटी, उसकी वजह से वायलेंस हो रहा है। तो डेमोग्राफी के साथ लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है वायलेंस को। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या यहाँ पर हमने प्रोवोक किया तो उनको कि ऐसा वायलेंस हो। तो हैव दे बीन प्रोवोक्ड बाय द ब्रेवेडो ऑफ पॉलिटिशियंस। यहाँ पर पॉलिटिशियंस ने ये बोला था कि 1990s में जो कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपनी ज़मीन बेचकर वहाँ से भागे थे, तो उनको वापस से चेक किया जाएगा। तो हैव दे बीन प्रोवोक्ड बाय द ब्रेवेडो ऑफ पॉलिटिशियंस क्लेमिंग दैट प्रॉपर्टी सोल्ड और ट्रांसफर्ड बाई पंडित्स माइट बी रिकवर्ड। और जो जल्दबाजी में ऐसे अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर या बेचकर भागे थे तो उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। तो हो सकता है इसकी वजह से वो प्रोवोक हो गए हैं जो मिलिटेंट्स हैं। तो ये सब देखने की बात है। तो देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर
दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक तो इंजीनियर चेंजेस जो कोशिश की जाती है कि हम ज़बरदस्ती लें, और एक होता है ऑर्गेनिक वंस जो खुद से आते हैं। तो हमें कश्मीर में कोशिश करनी चाहिए कि हम इंजीनियर चेंजेस ना लेकर हम ऑर्गेनिक चेंजेस होने दें। तो देयर ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर चेंजेस एंड ऑर्गेनिक वंस दैट अराइज आउट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़। तो एक्सपीरियंस हर तरफ यही सजेस्ट करता है कि अगर हम पॉलिटिक्स ऑफ डेमोग्राफी करेंगे, अगर हम हिंदू मुस्लिम ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे, तो भले ही हमारे इंटेंशंस अच्छे हो लेकिन हमेशा रिएक्शनरी ही उसका प्लेस होगा। तो हमेशा कहीं ना कहीं से रिएक्शन देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा भी यही टारगेटेड माइनॉरिटीज़ पर, यदि ये भी हम देख लेते हैं, तो ये सारी जो भी टारगेटेड किलिंग्स हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। ठीक है। अब ओवर 2 डेज दिस वीक बहुत सारे लोगों की टारगेटेड माइनॉरिटी किलिंग्स हुई है। एक तो फार्मेसी के ओनर की टारगेटेड माइनॉरिटी किलिंग हुई है, फिर एक स्कूल में प्रिंसिपल की, फिर एक जम्मू हिंदू टीचर की। तो ऐसे हमने देखा कि बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स हुई है, और एक बिहार से एक स्ट्रीट वेंडर था, उसकी भी टारगेटेड किलिंग हुई है। तो ये बेसिकली एक तरीके से जो मिलिटेंट्स है ये फेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अमंग द स्मॉल कम्युनिटीज़। तो इन द आफ्टरमैथ इट इज़ नेसेसरी दैट JNK एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसिस्ट फ्रॉम डिप्लॉइंग। अब यहाँ पर द फैक्ट इज़ दैट, यहाँ पर ऑथर ने बोला है ये हमें सिर्फ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 में जब मिलिटेंट्स टारगेट करते थे तो वो कश्मीरी मुस्लिम्स को टारगेट करते थे। तो जब एक बार कश्मीरी मुस्लिम्स टारगेट होते हैं तो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो दिस ईयर 28 पीपल हैड बीन किल्ड अंटिल October 7, फिर लास्ट ईयर लगभग 37 लोग किल्ड हुए थे। तो मोस्ट ऑफ देम आर कश्मीरी मुस्लिम सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोलैबोरेटर्स। तो ये इन जिनको भी मारा गया था बाय द मिलिटेंट्स, तो वो सारे कश्मीरी मुस्लिम्स थे, और सिर्फ वो सस्पेक्टेड थे कि उनका वो कोलैबोरेटर है जो भी पोस्ट 2019 सेटअप है JNK में। तो यहाँ पर जब कश्मीरी मुस्लिम्स की यहाँ पर मिलिटेंट जब उनको मारते, जब कश्मीर मुस्लिम्स को मारा जाता था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका फिर रिएक्शनरी अप्रोच तो देखने को मिलेगी। द फैक्ट इज दैट इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिविलियंस मोस्ट ऑफ दम कश्मीर मुस्लिम्स हैव बीन टारगेटेड बाय मिलिटेंट्स सिंस 2019। अब द TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, अभी जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये माना जा रहा है जो ओल्ड ग्रुप्स है उसी का अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तो इन्हीं के जो लोग हैं कुछ लोग इन्होंने बना ली द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब रेजिस्टेंस फ्रंट के लोगों को लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। पहली बार डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये पार्ट टाइम वर्क करते हैं, ये दिन भर मिलिटेंट का काम नहीं करते, कुछ टाइम मिलिटेंट का काम करते हैं, वरना नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो most of them would fall in the category of overground militants or hybrid, as the security establishment now refers to them because they may only be partially active. This is one reason why the security establishment is finding it hard to locate them. इसलिए उनको ढूंढने में, लोकेट करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ऑथर ने बोला है, यहाँ पर जो बोला जाता है कि नॉर्मैलिटी आ चुकी है, तो नॉर्मैलिटी बिल्कुल भी नहीं। अगर नॉर्मैलिटी होती तो यहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे कोशिश कर रहा है कि वैली की सच्चाई लोगों तक ना पता चले। फॉर एग्जाम्पल मीडिया को गैग कर दिया गया है, तो विद एन अनऑफिशियल गैग और न्यूज़ मीडिया गोइंग आफ्टर सोशल मीडिया यूजर्स, तो कोई भी अगर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर UAP लगा दिया जाता है, सेडिशन लॉस के थ्रू उसको चार्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बार गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि वो एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें जिन पंडितों ने बहुत जल्दबाजी में अपनी ज़मीन बेच कर गए थे तो उन्हें वापस से क्लेम करेंगे। तो हो सकता है इसकी वजह से भी वो लोग प्रोवोक हुआ हूँ। तो ये सारे इश्यूज़ आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के ये लोग रामगंगा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इन विलेजेस अराउंड यहाँ पर कॉर्बेट की स्टोरी बताई गई कि कॉर्बेट कैसे इंसान थे। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे कि कैसे इंसान थे, बस यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा करने की बात की जा रही है। अब ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में बना था। पहले इसका नाम हेली के ऊपर रखा गया था, फिर इसका नाम रामगंगा किया गया था, लेकिन 1956 में इसका नाम कॉर्बेट रख दिया गया था। वो कॉर्बेट इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो गोविंद वल्लभ पंत फ्रीडम फाइटर थे और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके कॉर्बेट बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनके एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर इसका नाम कॉर्बेट रखा गया था। लेकिन अब कॉर्बेट नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। ये नोबेल प्राइज़ के ऊपर आर्टिकल है, तो नोबेल प्राइज़ का आर्टिकल हम एक्सप्लेन सेक्शन में पढ़ेंगे कि नोबेल प्राइज़ जर्नलिज्म में किसे मिला है, क्यों मिला है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो NCB की इन्वेस्टिगेशन वो ठीक ठाक नहीं होती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे द रॉटेड ब्रेटन वुड्स। तो आपको ये तो पता है कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक निकलता है कि उसमें डेटा का मैनिपुलेशन किया गया था और चाइना और सऊदी अरेबिया की रैंकिंग उसमें अच्छी करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, तो जैसे ओनली एन अमेरिकन कैन हेड द बैंक, तो वर्ल्ड बैंक को सिर्फ एक अमेरिकन हेड कर सकता है और यूरोपियन जो होगा वो IMF को हेड कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई IMF या वर्ल्ड बैंक को हेड नहीं कर सकता। तो इससे हमें ये पता चला कि वेस्टर्न पावर्स ने अपने में कैसे पावर्स को डिवाइड कर रखा और इंडिया जैसे कंट्री का कोई प्लेस नहीं है। ये तो आपको सामने समझ आ रहा है कि सिर्फ अमेरिका ही वर्ल्ड बैंक को हेड करेगा और सिर्फ यूरोप का ही कोई मेंबर यहाँ पर IMF को हेड करेगा। और एक और कॉमनलिटी है, यहाँ पर ऑथर ने सबके नाम बताए कि यहाँ पर कौन कौन नाम है, फिर इन नाम से हमें ये पता चला ये लोग IMF या वर्ल्ड बैंक के हेड रह चुके हैं। अब IMF और वर्ल्ड बैंक के हेड कौन रहते हैं ये हमें पता चल गया। तीसरी बात ये दैट द पर्सनल इंटेग्रिटी ऑफ ईच ऑफ देम हैज़ बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। तो आपने एथिक्स में पढ़ा होगा कि इंसान को अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो भी लोग हैं इन सबकी इंटेग्रिटी कभी ना कभी क्वेश्चन में आई है कि क्या ये इंटीग्रल है या नहीं है।
अब वर्ल्ड बैंक के ऊपर जैसे ये चार्जेस लगे हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा था, 2 मेजर कंट्रीज चाइना और सऊदी अरेबिया की रैंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो स्टेक पे है वो है इन लोगों की इंटेग्रिटी, क्या ये लोग इंटीग्रल हैं या नहीं है। टू बी क्लियर एंड फेयर, हो सकता है कि सारे लोग जो हैं अपनी जॉब्स के लिए इनकॉम्पिटेंट ना हो, सारे लोग फॉर्मली इंडाइक्टेड ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है। अब आगे चलते हैं, डज द इफेक्टिवनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। अब इनकी इफेक्टिवनेस और लेजिटिमेसी की वजह से क्या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनकी एक बात, उनकी रिपोर्ट्स पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं अगर उनके रिपोर्ट्स को जो मैनेज कर रहे हैं वो ही लोग इंटीग्रल नहीं है। दीज हेड्स ऑफन गो अराउंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये जो हेड्स हैं, ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक के हेड्स हैं, ये कंट्रीज़ में जाते हैं, उनको बताते हैं कैसे गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, फिर बताएंगे करप्शन से बाहर कैसे आना चाहिए। तो देयर आर इवन वर्ल्ड बैंक इंडाइसेस टू रैंक कंट्रीज ऑन दोज मैट्रिसेस। तो वो लोग दूसरे लोगों को जज करें जो कि खुद इंट्रीगल नहीं है। तो हाउ क्रेडिबल कैन सच पॉलिसी मैसेज बी इफ द कैरियर्स आर देमसेल्व्स कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इनके पॉलिसी मैसेज कितने क्रेडिबल हो सकते हैं जो इन मैसेजेस को कैरी कर रहे हैं वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो यहाँ पे हिपोक्रेसी की बात नहीं है, बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑन द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक का स्टाफ है उसको कैसा फील होता होगा जब उसको ये पता चलता होगा जो उसका हेड बैठा है वही उसके जो इंटीग्रल्स हैं वही इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैनी ऑफ देम चोज टू वर्क हियर बिकॉज ऑफ अ कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज। अब इनका ये कहना है कि ये लोग यहाँ काम करते हैं क्योंकि पब्लिक सर्विसेज के लिए यहाँ पर कमिटेड है। तो हाउ मस्ट दे फील इफ द बॉस इज अ सेक्सुअल प्रेडेटर और कॉम्प्लिसिट इन डेटा मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर उनका बॉस तो डेटा मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर 300 फॉर्मर वर्ल्ड बैंक स्टाफ ने अपना एंग्यूज जताया है क्योंकि डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कि जैसे रेवलेशंस हुए कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग को मैनिपुलेट किया गया है। तो विद इन कंट्रीज़, अब कंट्रीज़ में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी हमारा लीडर है वो इंट्रीगल होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी मेंटेन होना चाहिए फ्रॉम हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन मैकेनिज्म्स। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF के चीफ हैं इनके ऊपर तो इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए कोई चेक करने के लिए बैठा ही नहीं है। तो इट इज़ देन इवन मोर इंपॉर्टेंट टू बी राइट एक्स एंटे, इन अदर वर्ड्स टू गेट राइट द सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस में जो टॉप हेड बैठ रहे हैं इनका सिलेक्शन सही तरीके से होना चाहिए। Consequently, the choice of leadership in the Bretton Woods institution is becoming a clear marker of the West commitment to international organization. तो यहाँ पर वेस्ट अपना कमिटमेंट दिखाना चाहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए बैंक और फंड का वो अभी तक जो रहा है वो डिसमल फेलियर रहा है कि अमेरिका से वर्ल्ड बैंक का चीफ आएगा और यहाँ पर जो IMF का चीफ आएगा वो यूरोपियन से आएगा। तो यहाँ पर ये डिसमल फेलियर रहा है क्योंकि आप यहाँ पर सही इंसान को चुनकर ला ही नहीं पाते हो। तो कंट्रास्ट विद दिस विद द ग्रोइंग अलार्म एंड एंजाइटी दैट कैरेक्टराइजेज द राइज ऑफ चाइना। अब चाइना भी यहाँ पर राइज हो रहा है। चाइना भी चाहता है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर चाइना को भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिले। तो एंड चाइना टू इज़ फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। जो इसके ओन नेशनल से लगभग 15 में से 4 UN स्पेशलाइज एजेंसीज को हेड करते हैं। तो कंटेस्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द चाइना, वेस्ट और चाइना में एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है कि चाइना भी चाहता है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करे और यहाँ पर अमेरिका भी चाहता है कि वो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन को हेड करे। तो चाइनाज एफर्ट्स, इट्स सक्सेस एंड मोर ब्रॉडली इट्स इन्फ्लुएंस। अब चाइना के भी एफर्ट्स और इन्फ्लुएंस देखने लगे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पे डीप कंसर्न्स की बात है। फॉर एग्जाम्पल जब इंक्वायरी होनी थी कि कोरोना वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो चाइना हर संभव प्रयास कर रहा था कि कहीं से भी ना इस पे इन्वेस्टिगेशन ना हो कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो लुकिंग अहेड अगर हम आगे देखें तो US एंड यूरोप डू नॉट होल्ड देमसेल्व्स टू द स्टैंडर्ड्स। तो US और यूरोप तो इस स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख नहीं पाए। तो सो ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स, तो अब क्या करना चाहिए, जो बैंक और फंड के ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग होने वाली है तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है जो खराब हो चुका है इसे हटाने की कोशिश करें और यहाँ पर एक सिलेक्शन जो प्रोसीजर होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। तो लोगों की नेशनलिटी यहाँ पर फ़र्क नहीं डालना चाहिए, किसी की नेशनलिटी से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, सबको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। बस वो इंसान जो है वो सही होना चाहिए, उसके अंदर पर्सनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए जो कि आप एथिक्स में पढ़ते हो। जो भी एक लीडर में कुछ उसके पॉइंट्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, तो वो होना चाहिए बस, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो अमेरिका से आता होना चाहिए, वो यूरोप से आता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। ये भाई एयर इंडिया के बारे में तुम पढ़ लेते हैं। तो ऑन फ्राइडे द गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो एयर इंडिया का स्टेक बेच रहे हैं टाटा को। इसके अलावा एयर इंडिया का स्टेक और भी 2 अदर बिजनेसेस में तो वहाँ पर भी उन्होंने बेचा है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया सेट्स। अब एयर इंडिया क्यों बेचा गया, तो एयर इंडिया जो था वो टाटा ग्रुप ने 1932 में शुरू किया था। फिर 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो गवर्नमेंट ने 49% स्टेक AI में खरीद लिया एयर इंडिया में। फिर 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। फ्यू डिकेट्स तक यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नेशनल कैरियर है जब गवर्नमेंट के अंडर भी था, जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया तो बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन जब लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे एविएशन सेक्टर को जब खोल दिया गया तो बहुत सारी कंपनीज आई। तो द गवर्नमेंट रनिंग एन एयरलाइन डिड नॉट क्वाइट जेल विद द मंत्र ऑफ लिबरलाइजेशन। इनफैक्ट 2009-10 के बाद गवर्नमेंट 1.1 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है, इन्फ्यूज़ कर चुकी है एयर इंडिया में। उसके बाद भी हम देख रहे हैं एयर इंडिया लगातार लॉसेज में चल रहा है। तो लगभग 60,000 करोड़ के लॉसेज हैं और एक दिन भी एयर इंडिया को ऑपरेशन रखने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को रोज़ 20 करोड़ का लॉस हो रहा था। तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एक ब्लीडिंग कंपनी को यहाँ पर प्राइवेटाइज कर दिया फाइनली।
तो अभी तक क्यों नहीं बिक पा रहा था? तो अभी तक इसलिए नहीं बिक पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास पार्शियल स्टेक रखना चाहती थी। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी पार्शियल स्टेक नहीं लेना चाहती थी। गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट कंपनी आती तो वो चाह रही थी कि वो 100% ले। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस बार डिसाइड कर लिया था कि हम 100% बेच देंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी आ गई और उसने फाइनली प्राइवेटाइज हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि कितना डेट लेगी जो कंपनी इसको खरीदेगी। तो पहले तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पूरा डेट ले ले, तो कोई भी कंपनी तैयार नहीं थी पूरा डेट लेने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने बिडर्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो आप कितना डेट लेने वाले हो। तो यहाँ पर जो टाटाज हैं वो बेसिकली 15,000 रुपये का डेट लेंगे, बाकी जो डेट है वो यहाँ पर एयर इंडिया गवर्नमेंट को ही चुकाना पड़ेगा। अब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेल? सिग्निफिकेंस यही है कि एक ब्लीडिंग कंपनी बिक गई तो अब जो टैक्स पेयर का मनी वेस्ट हो रहा था वो नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ जर्नलिज्म में किसे मिला? तो मैरू रेसा और दूसरा दिमित्री मुरातोव। ये रशिया के हैं और ये हैं फिलीपींस की। तो मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और ये रशिया के हैं और इन दोनों को मिला जर्नलिज्म में यहाँ पर नोबेल प्राइज़। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अपनी फ़ाइट जारी रखी। तो इन एन एज मार्क्ड बाय ऑथोरिटेरियन रिजीम्स इन दोनों को मिला नोबेल प्राइज़ for peace was awarded on Friday to two journalists who have been running independent news organization। तो मारिया रेसा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है रैपलर। तो रैपलर में इन्होंने बताया कि ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुआर्ते, ये कैसे एंटी टेरर कैंपेन के चलते इन्होंने कितने ज़्यादा लोगों को मर्डर करवाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। उसके बाद ये जो दूसरे वाले हैं, अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो फिलीपींस की रैंकिंग है जो निकालता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, तो उसमें फिलीपींस की रैंकिंग 138 आउट ऑफ 180। इंडिया की तो खैर उससे भी ख़राब है, इंडिया की 142 पर है। उसके बाद दिमित्री मुरातोव जो है, दिमित्री मुरातोव रशिया के हैं। तो दिमित्री मुरातोव रशिया में बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं। तो हैज़ फॉर डेकेड्स डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन रशिया अंडर इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग कंडीशंस। तो उन्होंने रशिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमेशा डिफेंड किया है। इन्होंने स्टार्ट किया था नोवाजा गजेटा इन 1993 और ये उसके फाउंडर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका रैपलर है और उनका है नोवाजा गजेटा। आगे चलते हैं। यहाँ पर ISIS खुरासान ने वापस अटैक कर दिया। तो इस्लामिक स्टेट हैज़ स्टेप्ड अप अटैक सम ऑफ विच डायरेक्टली टारगेट द तालिबान। तो इस्लामिक स्टेट ने वापस अपने अटैक्स को फिर से स्टेप अप कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा तालिबान के लिए गवर्नमेंट चलाना, क्योंकि लगातार अटैक्स तो हो ही रहे हैं। तो तालिबान विल एबल टू डील विद द थ्रेट ऑन देयर ओन। तो ये बहुत इस पर डाउट शक आता है कि क्या तालिबान इन थ्रेट से खुद निपट पाएगा। द राइजिंग नंबर ऑफ अटैक्स इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन तालिबान। तो यहाँ पर तालिबान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको पता होगा जब G7 की मीटिंग हुई थी तो उस समय ऐसी कुछ बातें चल रही थी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स उसको मिनिमम 15% कर देना चाहिए। तो अगर आप मेरा न्यूज़पेपर रोज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि G7 की मीटिंग से क्या क्या प्रोविजंस बाहर निकल कर आए थे। तो यहाँ पर 15% वाली जो बात थी कि 15% कॉर्पोरेट टैक्स कर देना चाहिए, अब उस पर हो सकता है कि डील फाइनल हो जाए। तो ग्लोबल डील टू एंड टैक्स हेवंस मूव्स अहेड एज ओवर 130 नेशंस बैक टू 15% रेट। तो लगभग 130 नेशंस ने एग्री किया कि 15% मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स तो होना ही चाहिए। तो मोर देन 130 नेशंस एग्रीड ऑन फ्राइडे टू अ स्वीपिंग ओवरहॉल ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल्स विद ऑफिशियल्स बैकिंग एट 15%। अब यहाँ पर जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो जानबूझ के क्या करते थे कि अपना टैक्स कम करते जाते थे ताकि कंपनियाँ उनके यहाँ आएँ, और धीरे धीरे वो लोग टैक्स हेवन कंट्रीज़ बन जाते थे क्योंकि वहाँ पर लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन होता था। अब यहाँ पर US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस बात को बैक किया था कि 15% तो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट होना ही चाहिए, और लगभग 130 कंट्रीज़ ने एग्री किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैव बीन रेसिंग टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट विच दे विल रिवर्ट्स अ डेकेड लॉन्ग रेस। तो यहाँ पर एक तरीके की रेस चलती थी कि सारे कंट्रीज़ अपना कॉर्पोरेट टैक्स कम करते थे क्योंकि वो चाहते थे जो कंपनीज है वो उनके यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करें। और यहाँ पर एक और बात डिसाइड हुई अंडर द एग्रीमेंट, जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक और अदर ग्लोबल बिग बिजनेसेस, उनको टैक्सेस देना पड़ेगा उन कंट्रीज़ में जहाँ पर उनके गुड्स और सर्विसेज बिक रहे हैं, भले ही उनकी वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस हो या ना हो। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस उस कंट्री में है या नहीं है, लेकिन अगर उनके वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज बिक रहे हैं तो वहाँ पर उनको उस गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होगा एल साल्वाडोर पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो एल साल्वाडोर हैड अडॉप्टेड बिटकॉइन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर डॉलर वैसे ये लोग यूज़ करते थे, पर इन्होंने एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को भी एट पार विद डॉलर ट्रीट करना शुरू कर दिया था। तो ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो एक्सपेंड सेक्शन में भी आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सारी न्यूज़ एयर इंडिया पे ही है कि एयर इंडिया जो है वो फाइनली उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इसके अलावा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, उनका 3 साल का टेन्योर खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर जो RBI है, तो RBI ने अपना ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम था लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए, वो गवर्नमेंट अभी RBI थोड़े टाइम के लिए रोक रही है। फिर RBI ने बोला कि जब ज़रूरत होगी हम तब शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हर दो महीने में इनकी मीटिंग होती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट आई होप आपने पढ़ रखा हो। बस आज का न्यूज़पेपर इतना ही। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।